हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके प्रीलिम्स तो नहीं, बेसिकली मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप 2023 का मेंस दे रहे हो या फिर जो 2024 के भी मेंस देंगे उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, बिकॉज यहाँ पर हम ज्योग्राफी के सिलेबस को मेंस पर्सपेक्टिव से डिकोड करेंगे विथ रेफरेंस टू द प्रीवियस ईयर पेपर्स जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और आप इसे समझकर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित होगे। और इतना ही नहीं, आपका जो ओवरलोड है, जो टेंशन है ज्योग्राफी के सिलेबस के रिगार्डिंग, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। और ये मैं आपको अच्छे से फुल गारंटी के साथ बता सकता हूँ। तो थोड़ा सा हम नज़र डालेंगे कि आखिरकार क्या पैटर्न रहा है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या रेलेवेंसी है ज्योग्राफी के सिलेबस की विद रिस्पेक्ट टू द मीन्स, उसको एनालिसिस करते हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा एक दो बात शेयर करना चाहता हूँ अभी, बिकॉज ऑफिस वर्क का लोड कुछ ज़्यादा है। दैट्स वाई हमें टाइम उतनी ज़्यादा नहीं मिल पाती है, इसलिए हम आपको फ्रीक्वेंटली 2 या 3 दिन में वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए मैं आपको रियली सॉरी, बट कोशिश ये रहेगी कि जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे ज्योग्राफी के, उसका आपको डिस्कशन प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि आपके ज्योग्राफी आंसर राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसी पर डिस्कशन रहेगा और आपका टाइम भी बचत होगा और आप प्रॉपर डायरेक्शन में तैयारी कर सकोगे, रिवाइज कर सकोगे और दूसरे सिलेबस जो बच गए हैं उस पर भी आप टाइम दे सकोगे। तो आप जस्टिस कर सकोगे बेसिकली बाय अंडरस्टैंडिंग दीज एनालिसिस। तो ज़्यादा हम टाइम नहीं लेते हैं, लेट्स बिगिन टू डिस्कस द एनालिसिस। तो सबसे पहले आप देखो, मैंने जो ज्योग्राफी के सिलेबस है मीन्स का, ऑप्शनल का नहीं बता रहा हूँ मैं, मीन्स का बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने डिमार्केट किया है, एक तो आपका इंडियन ज्योग्राफी में और एक आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ताकि एक टेंशन ये समाप्त हो जाए कि भाई साहब इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं और फिर किस टाइप से आते हैं। तो मैंने इसको डिमार्केट कर दिया है। तो आप देख सकते हो टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी के रेस्पेक्ट में जो भी टॉपिक्स आते हैं वो हम कवर करेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। और उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में जो भी टॉपिक्स आते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एबव टॉपिक दैट आई हैव डिस्कस नाउ, तो उस अकॉर्डिंग से इंडियन पर्सपेक्टिव से किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं उससे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इंडस्ट्रियल लोकेशंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, वही आपको देखना होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में। जैसे फैक्टर्स फॉर इंडस्ट्रियल लोकेशन, ओशियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, वो सब हम देखेंगे। तो टाइम ज़्यादा सा वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम रेलिवेंसी को समझते हैं। यहाँ पर आप देखो मैंने लगभग 6 साल के PYQs को एनालिसिस किया है। और अगर हम कोर ज्योग्राफी की बात करें, ये जो टॉपिक्स मैंने लिया है कोर ज्योग्राफी है, जिसमें आपका जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन होगा या फिर क्लाइमेटोलॉजी या ओशियोनोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली मान के चलो कि ऑन एवरेज 100 मार्क्स के तो क्वेश्चंस आते ही है। ठीक है, एंड अगर हम इनडायरेक्ट एडिशन करें तो जैसे आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो वो सब तो एक अलग से ही मार्क्स आपको एडिशन होगा। तो आप समझो कि ज्योग्राफी की रिलेवेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम कोर ज्योग्राफी को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखो 2022 में अप्रोक्स 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल 8 क्वेश्चन। आप बोलोगे सर 8 क्वेश्चन 100 मार्क कैसे? तो बेसिकली यहाँ पर आपके 10 मार्क क्वेश्चन पूछे गए हैं और 15 मार्क का क्वेश्चन पूछे गए, तो वो कॉम्बिनेशन होकर आपका 100 मार्क्स हो जाता है। 2021 में आपका 95 मार्क्स एंड क्वेश्चन जो है वो 8 पूछे गए। ठीक है, एंड 2020 की बात करें तो 85 मार्क्स एंड 7 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो कि विथ इंक्रीजिंग द ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जा रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ज्योग्राफी आपको प्रिपेयर करके जानी है एंड काफ़ी आसान तरीके से ये आपका प्रिपेयर हो जाएगा। बस टॉपिक वाइज पर आपको फोकस करना है। मैं आपको टॉपिक बताऊंगा कि किन किन टॉपिक पर आपको ध्यान देना है, किस किस पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें
ब्रेकडाउन की विद रिस्पेक्ट टू इंडियन एंड वर्ल्ड, तो आप देख सकते हो ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है तो इसमें आपका यहाँ पर देख सकते हो टोटल 5 क्वेश्चंस 2022 में, और 2021 में भी 5 क्वेश्चंस, फिर आपका जो 2020 है उसमें भी 5 क्वेश्चंस। तो इस प्रकार से आपको ये पैटर्न देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। एंड जो बच गए हैं तो वो आपके इंडियन ज्योग्राफी में आ जाएंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो चलिए हम डिस्कशन शुरू करते हैं अब टॉपिक्स में। तो सबसे पहला है आपका जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी सुन के सिर में दर्द हो जाता होगा, क्यों? बिकॉज काफ़ी वास्ट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से कम्प्लेक्सिटीज इसमें देखने को मिलती है। भाई साहब पृथ्वी कैसे बना, है ना, कंटिनेंट कैसे ड्रिफ्ट हुआ, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है। तो इसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें आपको जो टॉपिक पर फोकस करना है, ध्यान रखना है आपको, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर जरूर फोकस करना है। एक प्रकार से क्रिटिकल एंगल आपको देनी है कि इसके थ्योरी के बेसिक के बारे में। उसके बाद आपका जो एविडेंसेस मिले थे वेगनर को सीडीटी के रिगार्डिंग, उसके बाद आपको इसका क्रिटिसिज्म लिखना है कि क्या क्रिटिसिज्म है सीडीटी का। तो थोड़ा सा इन 3-4 पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है, और इंट्रोडक्शन तो आप बना के ही चलोगे, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये जो आपका पीटीटी है ये एक प्रकार से अपने आप में एक अम्ब्रेला टर्म है। इसके अंतर्गत आपका ये पता चलता है कि कॉन्टिनेंट कैसे ड्रिफ्ट हुआ, है ना। जो आप सुनते हो लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में कि लिथोस्फेरिक प्लेट है वो मूव करता है, और बेसिकली दे ड्रिफ्ट और कम्स टुगेदर एंड दे फॉर्म वेरियस रिलीफ फीचर्स। तो हम उसके डिटेल में नहीं जानेंगे, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज का आपको एक बेसिक नोट पता होना चाहिए। इसमें आपका माउंटेन बिल्डिंग को कैसे एक्सप्लेन करता है, खासकर फोल्ड माउंटेन। तो अगर पूछ दिया जाएगा कि हाउ हिमालयन कॉर्डिलेरा फॉर्म्ड, है ना, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयज के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कैसे फॉर्मेशन हुआ हिमालयज का, कौन कौन से प्लेट एसोसिएटेड है फॉर्मेशन ऑफ हिमालयज, या फिर अगर एंडीज या फिर रॉकीज, तो कौन कौन से प्लेट इन्वॉल्व है। तो ये जरूर ध्यान रखना है, बाकी तो प्रोसेस वही है, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना है। फिर देख लो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से हम आइलैंड के फॉर्मेशन के बारे में बता देते हैं कि आइलैंड बेसिकली कैसे फॉर्म हुए। जैसे क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा था फिलीपींस आइलैंड के बारे में, इंडोनेशियन आर्किपेलागो के बारे में, ठीक है, तो वो भी आपका पीटीटी के ही अंतर्गत कवर होता है। अब इतना ही नहीं, पीटीटी के अंतर्गत आपको थोड़ा सा वॉल्केनोज भी देखना है, अर्थक्वेक्स भी देखना है, ठीक है। तो ये जो वॉल्केनोज है इसका डिस्ट्रीब्यूशन पर आपको ध्यान रखना है। और डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब वही है कि जो आपका सरकम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है उसके बारे में आइडिया रहना चाहिए, उसका मैप आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। उस पर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो ये बात हो गई। उसके बाद ये आपका जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपका वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स आपने सुना होगा, डाइक है, सिल है ना, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। तो उसके बारे में भी आइडिया होनी चाहिए। अब ये देख लो जो मेंटल प्लूम पूछा गया, ये जो हमने लिखा है ये बेसिकली पीवाई क्यूज है। जैसे 2022 में प्राइमरी रॉक्स के बारे में पूछा गया, तो प्राइमरी रॉक्स क्या है? इग्नियस रॉक्स। तो ये कैसे बनता है? जो आपका मैग्मा सॉलिडिफाई होता है सरफेस पर, तो वो आपका प्राइमरी रॉक्स बनता है। इसमें कोई फॉसिल सब कुछ नहीं होते हैं, है ना। कुछ एग्जाम्पल देना होगा आपको, सिग्निफिकेंस क्या है। इस प्रकार से आपको एंगल ध्यान में रखना है, ये आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई है, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, देखो आपका जो सरकम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है ना, इसको लेकर भी क्वेश्चंस पूछा गया था। उसके बाद मेजर माउंटेन रेंजेज एंड इसका इम्पैक्ट क्या है वेदर के ऊपर। तो ये है मेजर माउंटेन रेंजेज में क्या हो गया है, जो आपका रॉकीज है, एंडीज है, और आपका जो हिमालयन कॉर्डिलेरा है, ये बड़े बड़े विशाल माउंटेन्स हैं, ठीक है। और भी माउंटेन है जैसे अल्प्स हैं, बट ये काफ़ी विशाल माउंटेन रेंजेज है। तो इसके बारे में डिस्ट्रीब्यूशन बताना था, इसका क्या इम्पैक्ट है, जनरल इम्पैक्ट आपको बताना है, ऐसा नहीं कि हर एक का आपको बताना होगा, ठीक है। फिर देख लो वोल्केनिक इरप्शंस पर भी क्वेश्चन आया था। तो ये सब आपका क्या है,
पीटीटी के ही अंतर्गत कवर होता है। तो पीटीटी को अच्छे से पढ़ के जाना है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर एक ही क्वेश्चन आया था, लेकिन पीटीटी में बहुत सारी चीज़ है। मेंटल प्लूम्स आपका आ जाता है, ठीक है, आपका वॉल्केनो फॉर्मेशन, ठीक है, रॉक्स, ये सब आ जाते हैं। तो इसलिए आपको पीटीटी को ग्रेट डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अब चलते हैं क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक में। क्लाइमेटोलॉजी आपको ही पता है, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लाइमेट, है ना। और ये टॉपिक भी यूपीएससी का फेवरेट रहा है, ठीक है। ओवरऑल आप देख सकते हो एक एक क्वेश्चंस आते हैं पर ये, लेकिन कभी कभी दो भी आ जाते हैं। तो आपको क्लाइमेटोलॉजी में क्या ध्यान देना है, सबसे पहले जो आपका लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ये सब जो भी लेयर है, तो उसके बारे में आपको स्टडी ध्यान से रखना है, बिकॉज आपको शॉर्ट नोट उस पर लिखने को मिल सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे देखो ट्रोपोस्फेयर का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, इसलिए सिंगल क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रोपोस्फेयर, इसलिए ये ध्यान रखना है। इसलिए मुझे अनुमान है कि अगर पूछेगा तो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में ये है कि आपका अकाउंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो थोड़ा सा आपको याद रहना चाहिए। उसका मैप बनाते हुए आप, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद आपको लिंक करना होगा। कहने का मतलब ये है कि एक जो डेजर्ट फॉर्मेशन है ना, वो भी यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है। खासकर यूपीएससी इस एंगल से पूछती है कि वाई मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, जैसे आप सहारन डेजर्ट ले लो या फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट ले लो, ठीक है। तो ये सब क्या है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, तो क्यों है। तो इसका जवाब यूपीएससी पूछती है बार बार, तो ये इसको प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद एक तो ये है कि इस बार क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बार इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो आपका रिसेंटली साइक्लोन आया, ठीक है, जिसने हैवॉक क्रिएट किया इंडिया में। तो अल्टीमेटली आपको ये उस साइक्लोन के बारे में थोड़ा सा पता होनी चाहिए, साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस प्रकार से साइक्लोन वेदर एंड क्लाइमेट को अफेक्ट करती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इस एंगल से आपको जज करना है। और एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना है, या आप जवाब भी दे सकते हो कि वाई जो बे ऑफ बंगाल में मोर साइक्लोन्स हमें देखने को मिलती है देन द अरेबियन सी, ठीक है। तो इस एंगल से आपको प्रिपेयर करना है साइक्लोन को। और डेजर्ट के लोकेशंस के बारे में मैंने बता दिया कि आखिरकार क्यों डेजर्ट वेस्टर्न पोर्शन में लाई करता है इन द ट्रॉपिकल रीजन, तो इस पर आपको जवाब ढूंढना है। और फिर जो आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है, ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट क्या है, तो इन सब पर थोड़ा सा आपको ध्यान रहना चाहिए, आपको आइडिया रहे। और इतना ही नहीं, इन सब कीवर्ड्स को आपको यूज करना है अपने पेपर में, अगर आता है तो। ये बात हो गई। उसके बाद एक एंगल है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ मानसून। तो मानसून का सिग्निफिकेंस, क्योंकि मानसून आपको पता है रेनफॉल लेकर आती है फॉर द सर्टेन पीरियड बिकॉज ऑफ द रिवर्सल ऑफ द विंड। तो क्या सिग्निफिकेंस होता है खासकर इंडिया के रिस्पेक्ट में, इसको प्रिपेयर करके जाना है। मानसून के फॉर्मेशन के मैकेनिज्म के बारे में तो नहीं पूछेगा, लेकिन मानसून का सिग्निफिकेंस ज़रूर पूछेगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये मुद्दा हमेशा न्यूज़ में रहता है, ठीक है। आपको ही पता है क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और इसके कारण आपका जो आर्कटिक है या फिर अंटार्कटिक है या फिर हिमालयन ग्लेशियर है या फिर ग्लेशियर ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो सब मेल्ट कर रहे हैं। तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा इन्वायरमेंट पर, उसका इम्पैक्ट क्या होगा आपके वेदर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज पर। तो इस एंगल को जज करना है, ध्यान से रखना और ध्यान से सुनना है इस बात को, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग, उसके कारण आपका मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स, आइस सीट्स, एंड उसका क्या इम्पैक्ट होगा वेदर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर, इन्वायरमेंट पर, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पर। थोड़ा थोड़ा आपको बस एंगल ध्यान रखना है, तो अपने आप आंसर्स आने लग जाएंगे, ठीक। तो ये हमने डिस्कस किया आपका क्लाइमेटोलॉजी से रिगार्डिंग। और यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है। टेम्परेचर डाउन का मतलब यहाँ पर है टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है, और इसका क्या इम्पैक्ट होता है वेदर एंड हैबिटेट पर, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था क्रायोस्फेयर क्या है एंड इसका इफेक्ट ग्लोबल क्लाइमेट पर क्या होता है।
तो क्रायोस्फीयर आपको भी पता होना चाहिए कि ये बेसिकली अर्थ के वो सरफेस है जहाँ पर जो आइस या सॉलिड वाटर से ढका हुआ रहता है, मतलब वो सरफेस ऑफ द अर्थ जहाँ आपका आइस से ढका हुआ होता है। तो वो बेसिकली आपका अंटार्कटिक रीजन, आर्कटिक रीजन भी हो सकता है, या फिर जो आपका हिमालयन रीजन भी हो सकता है, बिकॉज वहाँ पर भी ग्लेशियर्स होते हैं। तो वही बात हो गई कि अगर लेट्स से कि वो क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लोबल वार्मिंग हुआ और अल्टीमेटली वो क्रायोस्फीयर मेल्ट होने लग गई, तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपका, उसको एंगल में ध्यान रखना है। एज वेल एज इन जनरल एक जो क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रायोस्फीयर का क्या इफेक्ट होता है ग्लोबल क्लाइमेट में, तो मैंने तो आपको बता दिया कि क्रायोस्फीयर क्या होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अगर डिस्कस करूँ इसका इफेक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट, तो मान के चलो कि जो आपका ओशियन करेंट्स है ना, वो अपना जो पैटर्न है वो मेंटेन करके रखती है। आप समझो कि क्रायोस्फीयर अगर मेल्ट होने लगे तो इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर इनटू द ओशियन होगा, तो हो सकता है वो जो ओशियन करंट का सर्कुलेशन है उसको डिस्टर्ब कर दे, एंड दैट विल अल्टीमेटली अफेक्ट द वेदर एंड क्लाइमेटिक पैटर्न ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। बिकॉज हम जानते हैं कि एक जो नॉर्थ या नॉर्वेजियन करंट है वो यूरोप के वेदर को अफेक्ट करती है, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो इस एंगल को भी ध्यान रखना है। तो ये हमने देख लिया। अब देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ग्लेशियर मेल्टिंग एंड इसका इम्पैक्ट ऑन वेदर एंड ह्यूमन। वही बात है, इम्पैक्ट जरूर याद रखना है। क्लाइमेट चेंज का कोई भी टॉपिक आप सुनोगे या ग्लोबल वार्मिंग का कोई भी टॉपिक सुनोगे ऑन एनी मैटर, तो उसका इम्पैक्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इम्पैक्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो डायरेक्ट क्वेश्चन तो होते नहीं, इसलिए यूपीएससी थोड़ा सा घुमा के इम्पैक्ट पर क्वेश्चन पूछता है। तो ये हमने आपको बता दिया। नाउ वी विल मूव टू द ओशियोनोग्राफी टॉपिक। ओशियोनोग्राफी टॉपिक से उतना ज़्यादा यूपीएससी ने नहीं पूछा है, लेकिन अभी देख लो 2022 में डायरेक्ट एकदम दो क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। एक तो आपका यूँ कह सकते हो कि जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को एंगल में ध्यान में रखते हुए, और एक जो आपका थ्योरी है, थ्योरी पार्ट, कंसेप्चुअल पार्ट, उसको ध्यान में रखते हुए पूछा है। तो ओशियोनोग्राफी से क्या क्या हम चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ओशियोनोग्राफी में आपको ही पता है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ओशियंस। तो ओशन में आपको क्या देखने को मिलता है, ओशन करेंट्स, बिल्कुल। तो याद रखना है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द ओशन करेंट, देखो पूछ लिया गया है ना। उस प्रकार से आपको जो सैलिनिटी का भी आपको चीज़ें पता होगी, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द सैलिनिटी वो भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात ओशियोनोग्राफी में जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स के, उसको भी ध्यान रखना है। बिकॉज कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स प्रोवाइड्स वेरियस रिसोर्सेज टू द ह्यूमन पॉपुलेशन। क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स ले सकते हो आप, है ना, फिशिंग रिसोर्सेज हो गए, एनर्जी रिसोर्सेज हो गए, तो उन सबको एंगल में ध्यान में रख के आपको सोचना है। उसके बाद जो आपका जियो स्ट्रेटजी क्वेश्चन जो पूछा गया, या फिर यहाँ पर देखो सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट एंड इस्थमस। अब भले ही स्ट्रेट एंड इस्थमस में क्या डिफरेंस है, ये जनरल क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन आपको ही पता है कि स्ट्रेट और इस्थमस के बीच में थोड़ा सा आपको डिफरेंसेस बताना होगा। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है इंटरनेशनल ट्रेड में, तो आपको ही पता है कि लेट्स से कि आपका ये जो स्ट्रेट है ये वर्ल्ड ट्रेड को एक प्रकार से प्रमोट करता है। बिकॉज ये जो स्ट्रेट्स है ये सब क्या है, बेसिकली नैरो पाथवेज है जो आपको कंट्रीज को कनेक्ट करते हैं, ओशियंस को कनेक्ट करते हैं, है ना। तो लेट्स से कि ये पाथवे होता ही नहीं तो फिर ग्लोबल ट्रेड प्रमोट ही नहीं हो सकती थी। तो एक एंगल मैंने आपको बताया, बाकी आप देख लेना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ओशियोनोग्राफी में हाँ कोरल्स पर ध्यान रखना है। ठीक है, कोरल रीफ्स एंड किस प्रकार से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कोरल ब्लीचिंग काज कर रही है या फिर कोरल्स को अफेक्ट कर रही है, इस एंगल को भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन पूछ ली गया था, ओशियन सैलिनिटी एंड इट्स वेरिएशन, है ना। तो होता है ना सैलिनिटी वेरिएशन, हर लोकेशन पर आपको सेम सैलिनिटी नहीं मिलती है ओशियन में, तो वो वेरिएशंस के बारे में आपको देखना है और क्या उसका इफेक्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए ओशियन करेंट का इम्पैक्ट क्या है मेराइन लाइफ एंड कोस्टल इन्वायरमेंट पर। यहाँ पर क्या पूछा गया, फैक्टर्स या फोर्सेस अफेक्टिंग द ओशियन करेंट, और जो आपका
ये 2020 है, 19 है। 19 में आप देख सकते हो कि इफेक्ट पूछा गया मेराइन लाइफ एंड कोस्टल इन्वायरमेंट पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसी एंगल से आपको ओशियोनोग्राफी पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोरल रीफ्स पर आपको ध्यान में रखना है। एंड जो मैंने आपको बताया कि ओशियन रिसोर्सेस जो है वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगा। ओशियन रिसोर्सेस में आपका बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, वो मिनरल रिसोर्सेस आ सकती है। मिनरल रिसोर्सेज में आपका मेटालिक रिसोर्सेज, नॉन मेटालिक रिसोर्सेज हो सकता है, या फिर एनर्जी रिसोर्सेज हो सकता है जिसमें आपका टाइडल एनर्जी कह लो, है ना। ठीक है, एंड आपका क्रूड ऑयल वाला को भी ऐड कर सकते हो। तो ये जो है इस एंगल से आप सोचना। ठीक है, ओशियन रिसोर्सेज को आप एक्सपेंड करना, किसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, आंसर आपको मिल जाएंगे। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था, देख सकते हो आर्कटिक से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए आर्कटिक को थोड़ा सा आपको पढ़ के जाना है। इसमें आपको 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है कि भारत आर्कटिक के तरफ क्यों फोकस कर रहा है इतना ज़्यादा, है ना। 2-3 आपने देखा होगा रिसर्च प्रोजेक्ट भी भारत ने लॉन्च किया था, तो आखिरकार भारत इतना क्यों फोकस कर रहा है। और एक क्वेश्चन जो आप डिकोड करना वो है कि आर्कटिक में बेसिकली इतने ज़्यादा पोटेंशियल है ऑयल का, नेचुरल गैस का, या फिर कोल का, तो आखिरकार आर्कटिक में ये रिसोर्सेस कैसे मिल सकते हैं, जबकि ये जो आपका नेचुरल गैस है, कोल है, ये सब आपका क्या है, ट्रॉपिकल वेजिटेशन जब सबमर्ज होता है वाटर के अंदर तब बनता है। तो आर्कटिक में ये रिसोर्सेज कहाँ से आ गए, क्या कंटिनेंटल ड्रिफ्ट का कुछ कंसेप्ट याद आ रहा है, तो थोड़ा सा आप लिंक करके आप हमें बताना। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, आर्कटिक पर आपको टॉपिक तैयार करके जानी है। ठीक, ये हो गया। और मैंने आपको बताया कि क्लाइमेटोलॉजी में आपको साइक्लोन्स पर एक तैयार कर लेना है बढ़िया से आपको। एंड उसके बाद आपका ये फिर जनरल क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये जो कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, एंड अब आपके जो इंडस्ट्रीज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। तो एक है आपका फैक्टर्स फॉर इंडस्ट्रियल लोकेशन। ठीक है, अब फैक्टर्स फॉर इंडस्ट्रियल लोकेशन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इंडस्ट्रीज तीनों आ जाते हैं। तो क्या आपको सभी करने होंगे, बिकॉज इंडस्ट्रीज में तो बहुत सारे आ जाते हैं भाई साहब। कॉटन इंडस्ट्री हो गया, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया। ठीक है, तो क्या सब कुछ करना है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि मैंने देखा है कि ये जो आपके इंडस्ट्रीज के नाम दिए गए हैं एनसीईआरटी में, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ये सब एनसीईआरटी मेंशन है, तो कम से कम इसका कर लेना है। ठीक है, जैसे इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो जूट इंडस्ट्री की बात है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात है, तो वो इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम डिस्कस करेंगे, तो उसको तैयार कर लेना है आपने। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब एक चीज़ इंडस्ट्री में आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये ज़रूर हमेशा ध्यान रखना है कि कौन कौन से वो जनरल फैक्टर्स होते हैं जो इंडस्ट्रियल लोकेशन को प्रभावित करते हैं, है ना। अब ये जो फैक्टर्स होते हैं वो जोग्राफिकल हो सकते हैं या फिर आपका नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके आप इसको तैयार रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरल है, पूछा जा सकता है, या फिर इनडायरेक्टली आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। ये चीज़ें हो गई। और कौन से इंडस्ट्रीज करने हैं, तो मैंने एक तो ये देख लो, यहाँ पर खुद पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। लेकिन यूपीएससी ने थोड़ा सा इसे टिंच कर कर पूछा है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जनरली रॉ मटेरियल जहाँ होता है वहाँ पर ही इस्टेब्लिश्ड होते हैं, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द रॉ मटेरियल सोर्सेस। तो क्यों, क्या कारण है, इस पर आपको इलोबरेट करना है। ठीक है, तो इसको आपको आंसर करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है आपका पेट्रोलियम रिफाइनरीज। तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज का भी कुछ आप देख सकते हो, सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। लोकेशन ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरीज, दे आर अवे फ्रॉम द लोकेशन जहाँ पर ये प्रोड्यूस होते हैं, जैसे
इंडिया के केसेस में अगर हम देखें तो जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, जैसे मुंबई हाई जिसको आप कहते हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्रूड ऑयल निकलते हैं, लेकिन पेट्रोलियम रिफाइनरीज आपको इनलैंड लोकेशन पर भी मिल जाते हैं, है ना। मथुरा रिफाइनरी कुछ नाम आपने सुना होगा। तो आखिरकार वो मेन सोर्स रीजन से अभी क्यों है, तो इसका मैं एक आंसर आपको प्रोवाइड करता हूँ, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। बाकी 4-5 पॉइंट आपको सोचना है, ठीक है। तो आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पर प्रिपेयर कर लेनी है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, और कुछ अगर न्यूज़ में होंगे, है ना, आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो कुछ न्यूज़ में होंगे तो उनका आपको ध्यान में रखना है। ये बातें हो गई। अब उसके बाद चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज में आपका एक तो वर्ल्ड की बात की गई है, एक साउथ एशिया की बात करी गई है। तो वर्ल्ड में तो ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो कितने का डिस्ट्रीब्यूशन पर हो गए, है ना। इसलिए इसमें आपको जो न्यूज़ में फ्रिक्वेंटली रहते हैं उसको ध्यान में रखना है। अब यूपीएससी ने जो पूछा था, आप देख सकते हो रबर कंट्रीज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछ लिया था। तो अब आप समझ सकते हो इन्वायरमेंटल इश्यू को क्यों पूछा है। और हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी आप इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हो, खासकर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, दे आर पॉल्यूटिंग, तो उसका इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, इन्वायरमेंटल इश्यू जरूर ध्यान देना है कि वैसा पॉल्यूशन होता है ना। आपका फिर जो वाटर रिलीज होती है रिवर में, रिवर पॉल्यूट हो जाता है, ऐसे ऐसे एंगल आपको ध्यान में रखने हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज जरूर ध्यान में रखने हैं। ये बातें हो गई। उसके बाद अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल। अब ये मिनरल ऑयल क्या है, तो बेसिकली जो क्रूड ऑयल होते हैं इसी के रिफाइंड वर्जन को मिनरल ऑयल कहते हैं। तो इसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए बिकॉज भाई साहब क्रूड ऑयल का ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में। मतलब क्रूड ऑयल हर जगह तो मिलते नहीं है, तो जहाँ क्रूड ऑयल मिलते हैं वहाँ पर आपका मिनरल ऑयल इंडस्ट्री देखने को मिल सकती है ना। तो ये बातें हो गई। अब देखो, ये जो आर्कटिक वाला फिर से क्वेश्चन पूछा है ना, इंडिया का इंटरेस्ट इन आर्कटिक, आखिरकार क्यों भारत आर्कटिक में इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो हम तो बोलते हैं रिसर्च पर्पस के लिए कि भाई साहब हम मानसून का देखते हैं कि कैसे लिंक है आर्कटिक के वेदर क्लाइमेट से, ये हम बेसिकली बोलते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आर्कटिक में रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा वेल प्रेजेंट है, चाहे कोल हो नेचुरल गैस हो, लेकिन बस वही है कि अभी आर्कटिक पूरी तरह से बर्फीला है ना। धीरे धीरे वो मेल्ट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण। तो उस एंगल से रशिया को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, और भारत को भी भाई साहब एनर्जी सिक्योरिटी सब तो चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, तो भारत भी इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो ये मैंने बेसिक ओवरव्यू दिया तो आर्कटिक का, इसलिए मैंने बोला कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आप देख लो कोल माइनिंग एंड इसका इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। मैंने बोला ना आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, उसका इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, कोल माइनिंग उसका इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। इस एंगल को जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड इसका इम्पैक्ट ऑन फ्लोरा एंड फौना, ये भी आपका डायरेक्ट टॉपिक है सिलेबस का, और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और इसको थोड़ा सा आंसर करना ट्रिकी होता है। इसमें मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो भी आपका क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स है, जैसे आपका हो सकता है आपका कोई इकोसिस्टम है, जैसे माउंटेन इकोसिस्टम, हिमालयन इकोसिस्टम, या फिर आपका कोई लेक्स है, रिवर्स है, ये सब आपका क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स है, सॉइल है, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ परिवर्तन आ रहे हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, जैसे ग्लेशियर अगर मेल्ट हो रहे हैं हिमालय के, तो इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ठीक है। ये एक एंगल हमने बोला आपको। उसी प्रकार से डेवलपमेंट एंड टूरिज्म, काफ़ी ज़्यादा अगर माउंटेनियस इकोसिस्टम में होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और उसका क्या सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर कोई निगेटिव इम्पैक्ट हो रही है तो उसका सॉल्यूशन आपको रिफ़र करना पड़ेगा, है ना। एंड इसमें आप फिर देख सकते हो डेड जोन्स और मेराइन इकोसिस्टम। तो एक न्यूज आई थी बेसिकली, डेड जोन जो ओशियन में बन जाते हैं, ठीक है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा मेराइन इकोसिस्टम पर। तो ये सब क्या है आपका मेराइन इकोसिस्टम है।
है ना? और जो डेड ज़ोन बने हैं उसका क्या इम्पैक्ट है, आपको लिंक करके पूछा गया, दैट्स वाई ये पार्ट जो है चैलेंजिंग हो जाता है। उसके बाद मैंग्रोव्स को आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है? तो मैंग्रोव्स और उसका सिग्निफिकेंस, 2004 में जब आपका सुनामी आया था, तो ये जो मैंग्रोव जो हमारे देश में जो कोस्टल रीजन में मौजूद थे, इसने कहीं ना कहीं वेव्स को वीक करने में मदद किया था। आज भी साइक्लोन सब आते हैं तो ये मैंग्रोव जो है वेव्स के स्पीड को कम करता है और जो नुकसान है उसको मिनिमाइज करता है। दैट्स वाई मैंग्रोव्स को प्रमोट किया जाता रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ये मैंने एक एंगल दिया आपको। मैंग्रोव्स हैं क्या, बेसिकली ट्री हैं ये। उसके बाद देख सकते हो ग्लोबल वार्मिंग एंड कोरल्स को लिंक कर दिया गया है कि आखिरकार ग्लोबल वार्मिंग्स के कारण कोरल पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, या फिर कोरल ब्लीचिंग कह लो, तो कोरल्स भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है? उसके बाद एक क्वेश्चन जो इस बार आने की संभावनाएं हैं वो ध्यान रखना। जैसे 2017 में एक पूछ लिया गया था, मतलब कि पल्स कल्टिवेशन, बिकॉज आई थिंक कि 2017 में ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्स सेलिब्रेट किया गया था, इसलिए क्वेश्चंस आए थे। 2017 होगा या 2018 होगा, कंफर्म नहीं हूँ, एक बार आप कंफर्म कर लेना। तो इसी प्रकार से अभी आप देख सकते हो 2023 है और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, और इंडिया ने कहीं ना कहीं इसमें बड़ा योगदान दिया है। तो हमें थोड़ा सा इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा कि मिलेट्स का क्या एडवांटेज है ना? सिर्फ इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को रोकने के पर्सपेक्टिव से, तो इस पर पोटेंशियल क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं, काफ़ी ज़्यादा चांस है कहने का मतलब, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। एंड बाकी ये तो मैंने डिस्कस कर लिया। उसके बाद देख लो वाटर रिसोर्सेज पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपका एक जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, तो वाटर रिसोर्सेज पर एक आपको थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है वाटर रिसोर्सेज पर तो आपको इंट्रोडक्शन लिखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? जैसे काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, तो इसलिए वो पूछा भी गया था 2020 में। उसके बाद आपका ये है, और एक क्वेश्चन पूछा गया था वाटर स्ट्रेस को लेकर कि व्हाट इज़ वाटर स्ट्रेस एंड रीजनल वेरिएशन इतना क्यों है विद रिस्पेक्ट टू द वाटर स्ट्रेस, मतलब कहीं पर वाटर स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है, कहीं पर उतना कम है, क्यों? तो इस एंगल से पूछा गया था, इसलिए वाटर रिसोर्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पर थोड़ा सा नज़र आप डाल लीजिएगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन सकता है वाटर रिसोर्सेज के अंतर्गत, ठीक है? तो ये हमने टोटल ओवरव्यू देखा वर्ल्ड ज्योग्राफी का, क्या कुछ सिग्निफिकेंस है, चाहे जियोमॉर्फोलॉजी हो, क्लाइमेटोलॉजी हो, ओशियोग्राफी हो, या फिर फैक्टर्स फॉर इंडस्ट्रियल लोकेशंस। फैक्टर्स फॉर इंडस्ट्रियल लोकेशन में मैंने आपको बताया था कि क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एंड फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है? इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप अच्छे से पढ़ लेना स्थिर से, क्योंकि ज़्यादा लेक्चर बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप बोर हो जाने लगोगे। अब चलते इंडियन ज्योग्राफी में। तो इंडियन ज्योग्राफी में आप समझो कि यहाँ पर भी 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहाँ पर देख लो 2022 में क्लाइमेट के ऊपर एक क्वेश्चन आया है ना, ये जो है ना क्वेश्चंस लिखे हुए बेसिक। फिर देख लो नेचुरल रिसोर्सेज पर 2 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है? टोटल 3 क्वेश्चन हो गए। फिर 2021 में बोले तो क्लाइमेट पर एक क्वेश्चन आया, डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक क्वेश्चन आया, फिर इंडस्ट्रियल लोकेशन पर एक क्वेश्चन आया, तो टोटल 3 हो गए। उसी प्रकार से आपका 2020 में देख लो 2 क्वेश्चंस आए नेचुरल रिसोर्सेज पर। इस प्रकार से मैंने फ़िल्टर किया है, तो आप एक बार स्थिर से पढ़ लेना वीडियो पॉज़ करके, या फिर आप पीडीएफ भी देख सकते हो, ठीक है? तो फिजियोग्राफी पर एज सच मैंने देखा लगभग 2013 से 2022 तक के एनालिसिस में फिजियोग्राफी पर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ठीक है? जैसे फॉर्मेशन ऑफ हिमालय सब होता है ना, तो इन सब पर क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है फॉर्मेशन ऑफ हिमालयज थोड़ा प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है? क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी दी गई है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। फिर आपका
एक क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं फिजियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी का मिक्सर ही है मान के चलो, और इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वाई इंडिया इज कॉल्ड एज एन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों बोला जाता है? ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में इसका आंसर मिल जाएगा, बिकॉज एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं। आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो यू कैन आंसर दिस। ठीक है, तो थोड़ा सा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इसका क्वेश्चन, तो वैसे भी आंसर आपको आना चाहिए। तो ये बात हो गई। अब क्लाइमेट में देखो, साइक्लोन का मैंने बोला था आपको पढ़ने के लिए, इंडिया में साइक्लोन फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, इस बार भी आए हैं। इसलिए जो एक बार यूपीएससी ने 2022 में क्वेश्चन पूछा वो है कि जो आपका कलर कोडेड वेदर वार्निंग साइक्लोन एरियाज के लिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इशू करती है, उसके बारे में बेसिकली जानकारी देनी थी, उस पर डिस्कशन करना था। तो ये है, तो इसको भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। और आ, जो साइक्लोन के बेसिक्स है कि ये कैसे वो बनते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उस पर भी आपको ध्यान रख लेना है। साइक्लोन से मोस्टली मैं कहूँ तो 3-4 क्वेश्चन आए हैं पिछले 10 सालों में। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे और क्या क्या क्वेश्चन हैं, तो एक प्रकार से आपको वेरिएशन पता चल जाएगा टॉपिक का क्या आता है। ओशियनोग्राफी से एज सच कोर क्वेश्चन तो कुछ आया नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप यहाँ पर देखो है ना, लगभग लगभग आपका हर ईयर नेचुरल रिसोर्सेज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या नेचुरल रिसोर्सेज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो देख सकते हो। एक तो आपको जरूर ध्यान रखना है कि नेचुरल रिसोर्सेज में जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है ना, हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर एटॉमिक एनर्जी, इसके पोटेंशियल, इसके सिग्निफिकेंस पर आपको प्रिपरेशन करके जानी है। ठीक है, क्योंकि अभी तक यूपीएससी ने पिछले 10 सालों में विंड एनर्जी के पोटेंशियल को पूछ लिया है, सोलर एनर्जी के पोटेंशियल को पूछ लिया है, और क्वेश्चन में आपका सिमिलरिटी देखने को मिलेगा, जैसे सोलर एनर्जी एंड रीजनल वेरिएशन क्यों है सोलर एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिया में। इसी प्रकार से विंड एनर्जी का पोटेंशियल तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये लिमिटेड स्पीड है। क्यों? ठीक है, तो इसके आंसर्स तो मैं बता सकता हूँ, जिससे आपका डिफ़िकल्ट ज्योग्राफिकल ट्रेन है, हर जगह एक ही सिमिलर लोकेशन नहीं है ना। जैसे कोस्टल रीजन में विंड जो है हमेशा फ्लो करते रहती है बिकॉज ऑफ द सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, तो वहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाती है विंड एनर्जी की। लेकिन अगर हम बारे इंटीरियर में है ना, तो विंड का फ्लो उतना ज़्यादा होता नहीं है। तो और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैंने एक एंगल आपको दिया। उसी प्रकार से हाइडल प्रोजेक्ट्स, तो हाइडल प्रोजेक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, और इस एंगल से आपको देखना है ना। फिर एक ये है कि अगर हाइडल प्रोजेक्ट्स अगर हम हिमालयन रीजन में ज़्यादा बनाते हैं तो उसका इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हो सकता है, तो क्या है वो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, इस एंगल को भी आपको देखना है। बिकॉज अभी रिसेंटली कुछ कुछ हाइडल प्रोजेक्ट्स को न्यूज में था, जो हिमालयन हाइडल प्रोजेक्ट है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, एक एटॉमिक एनर्जी वाला आपको ध्यान में रख लेना है। उसके बाद एक जो क्वेश्चन पूछा गया, हाँ ये देख लो, नेचुरल रिसोर्सेज पोटेंशियल ऑफ डक्कन ट्रैप। तो जो डक्कन ट्रैप है ना, जो महाराष्ट्र वाला जो रीजन है ना, जहाँ पर आपका वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, और वहाँ पर पूरा बसाल्टिक ओवरफ्लो हो गई थी, जिसके कारण जो ओरिजिनल ब्लॉक है गोंडवाना कंस्टिट्यूएंस का, वो इस बसाल्टिक रॉक के नीचे आ गई। तो जो भी मिनरल रिसोर्सेस है वो इसके नीचे दबी चली गई। इसलिए हम मिनरल रिसोर्सेस यहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऊपर बेसाल्टिक का लेयर है। ठीक है, जबकि आपको भी पता है ये गोंडवाना लैंड का कंस्टिट्यूएंट है, बट हम यहाँ के पोटेंशियल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते। क्यों? बिकॉज बेसाल्टिक रोड से ये दबी हुई है। ये बात हो जाती है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो ये तो मैंने बता दिया, पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी, पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी, एंड पोटेंशियल ऑफ हाइडल एनर्जी, एंड हिमालयन रीजन में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर हाइडल प्रोजेक्ट्स को लगाया जाए, तो इस एंगल को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद ये देख लो, ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो अभी ब्लू इकोनॉमी पर भारत काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो ये थोड़ा सा एंगल को ध्यान में रखना है। ब्लू इकोनॉमी में आपके
फिशिंग में क्या आपके प्रॉब्लम्स है, क्या कुछ किए जा सकते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट में आप देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट में यूपीएससी ने फ्रीक्वेंटली लैंडस्लाइड के बारे में क्वेश्चन पूछा है, फ्रीक्वेंटली, ठीक है। और जनरली किस एंगल से पूछा है कि बेसिकली जो लैंडस्लाइड होते हैं हिमालयन रीजन में और जो लैंडस्लाइड होते हैं वेस्टर्न घाट में, उसमें क्या अंतर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब एक अंतर तो मैं आपको बता देता हूँ ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपका जो हिमालयन रीजन है वो टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है, तो अर्थक्वेक सब आएंगे तो वहाँ पर लैंडस्लाइड आ जाएगा। लेकिन जो वेस्टर्न घाट में जो होते हैं आपका लैंडस्लाइड, वो मोस्टली आपका रेनफॉल के कारण होता है, एक्सेसिव रेनफॉल आती है तो फिर आपका लैंडस्लाइड हो जाती है। हालांकि हिमालयन रीजन में भी लैंडस्लाइड होती है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव रेनफॉल, जो आजकल आप देख रहे हो न्यूज़ में, वो भी है। लेकिन हिमालयन रीजन में एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, वो है आपका टेक्टोनिक फैक्टर, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है। और एक जो आपका फ्रीक्वेंट क्वेश्चन रहता है वो फ्लडिंग से रिलेटेड आता है, लेकिन जनरली हम लोग किस एंगल से पढ़ते हैं कि कॉजेज ऑफ फ्लडिंग क्या है, अर्बन फ्लडिंग क्या है, इस एंगल से हम देखते हैं। लेकिन यूपीएससी ने किस एंगल से पूछा था कि किस प्रकार से फ्लडिंग जो है वो इरिगेशन में मदद कर सकती है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि जब आपका एक्सेसिव रेनफॉल आता है तो जो वाटर है उसको डैम्स बना के रिजर्वेयर में स्टोर कर सकते हैं और भविष्य में उसके लिए इरिगेशन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है, इस एंगल से आपको देखना है। फ्लडिंग के पॉजिटिव इम्पैक्ट दो तीन आप बता सकते हो तो बताओ कमेंट सेक्शन में। ये बातें हो गई। उसके बाद देख लो इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्रियल लोकेशन में आपका क्या है कि कौन कौन सा फैक्टर्स है इंडस्ट्रियल लोकेशंस के, इसको तो आपको करके जाना है, ठीक है। जनरल फैक्टर जो होते हैं जैसे आपका कैपिटल है भाई साहब, और आपका रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, मार्केट है, ट्रांसपोर्टेशन है, कनेक्टिविटी, ये सब कुछ फैक्टर्स है, तो इसको आपको करके जाना है। इसके बाद यूपीएससी थोड़ा सा एंगल घुमा देती है, जैसे हमारे देश में माइनिंग इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा पीछे है, बैकवर्ड है, तो कारण क्या है माइनिंग इंडस्ट्री के बैकवर्ड होने का, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप देखो जज करो एंगल को। और भी कुछ कुछ याद रखना है, जूट इंडस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द जूट इंडस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जूट इंडस्ट्री, ठीक है। और क्या चुनौतियां हैं जूट इंडस्ट्री में, ये तीन एंगल आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं और उसकी क्या अपनी चुनौतियां हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या है विद रिस्पेक्ट टू आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इस एंगल को आपको देखना है। उसके बाद आप देख सकते हो एक है आपका एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स है फॉर द एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसके लिए तो आपको भाई साहब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसकी अवेलेबिलिटी तो होनी चाहिए, अगर वो है ही नहीं तो फिर वो वहाँ पर क्यों इस्टेब्लिश होगा, है ना। ये मैंने आपको बताया। और जो एक और इंडस्ट्री का नाम है, हाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, इन सब पर आपको थोड़ा सा नज़र रखना है, ठीक है। अब कोई अगर पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है तो उसके इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को भी आपको देखना है। एक क्वेश्चन जो पूछा गया था इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, लेकिन अब उतना न्यूज़ में नहीं रहता तो आपको प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि टोटल एनालिसिस हमने किया, किस एंगल से आपको ध्यान में रखना है इंडस्ट्रीज, उसका इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या है, और आपका चैलेंजेस क्या है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, या फिर माइनिंग इंडस्ट्री में, या फिर आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री का पकड़ कर रखना आप। शुगर, शुगर कैन इंडस्ट्री है ना एक आपका, जहाँ जो शुगर प्रोसेसिंग होती है जहाँ पर, उसके अपने चैलेंजेज है, ठीक है। उस एंगल को ध्यान रखना है। बाकी अदर टॉपिक जो हमने छाटा है, जो मैं आपको बता देता हूँ, जिस पर आपको तैयारी रखनी है, वो है आपका लैंडस्लाइड, जो मैंने आपको बताया, और कंपैरिजन कर लेना है, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट मतलब वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स को थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेना है। और आखिरकार वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स डेल्टा नहीं बनाती है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर डेल्टा बनाती है, तो क्यों बनाती है, कारण आपको बताना है, ठीक है। ये सब आपके PYQs हैं, ठीक है, ये बातें हैं। और क्लाइमेट में देख लो नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी, हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए। और फिर आपका क्लाइमेट में आपका रिलेशंस को पूछा गया है कि अगर ग्लेशियर मेल्ट होता है तो उसका क्लाइमेट पर क्या असर पड़ेगा, जैसे कि हिमालयन ग्लेशियर है ना, वो मेल्ट हो रहा है तो उसका क्लाइमेट पर क्या असर पड़ेगा।
तो इस एंगल से भी आपको सोचना है। उसके बाद कल्चरल लैंडस्केप का इम्पैक्ट क्या हो रहा है मानसून के बिहेवियर पर। कल्चरल लैंडस्केप मतलब वो लैंडस्केप जो हम इंसानों ने बनाया है। एक होता है नेचुरल लैंडस्केप वो सरफेस, वो फीचर्स जो प्रकृति ने बनाई है, जैसे प्रकृति ने पेड़ पौधे गाछ वृक्ष सब कुछ बनाए। लेकिन हमने कल्चरल लैंडस्केप बनाया, महल बनाया, बिल्डिंग बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, है ना। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा मानसून के बिहेवियर पर। तो बेसिकली जैसे कि हमने डिफोरेस्टेशन कर दिया, तो उससे क्या हो रहा है, आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आपका क्या हो रहा है कि मानसून की अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, कभी कभी एक्सेस रेनफॉल हो जाता है, कभी ड्राउट हो जाता है। तो ये एग्जांपल दिया मैंने, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करना। ठीक है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज में क्या कुछ क्वेश्चन है, ये आपकी इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है, ये आपका बेसिकली वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो नेचुरल रिसोर्सेज में आपका है बेसिकली जो सेल गैस है, वर्ल्ड रिजर्व भारत के पास पोटेंशियल है, लेकिन इसको अभी तक हार्नेस नहीं किया गया है। तो क्या चैलेंजेज जो इसे रोक रही है। ठीक है, ये बातें हो गई। फिर देख लो एटॉमिक एनर्जी के एंगल से मैंने आपको बताया था, इसको ध्यान में रखना है, एटॉमिक एनर्जी पर आपको प्रिपेयर कर लेनी है। उसके बाद आपका इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन हिमालयन इकोलॉजी, इस एंगल को भी देखना है। और वाटर स्कैरसिटी भारत में क्यों है, इसको डील करने के लिए क्या सोल्यूशन है, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, इस एंगल को देखना है। फिर इंडस्ट्रियल लोकेशन में आपको क्या है कि कॉटन इंडस्ट्रीज के डिसेंट्रलाइज होने के क्या क्या फैक्टर्स है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि जहाँ पर कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है ना, वहाँ पर ये कॉटन इंडस्ट्री ना होके दूसरे लोकेशन पर होगा। तो कॉटन इंडस्ट्री का डिसेंट्रलाइज होने का पहला कारण है कि ये जो आपका है बेसिकली फूड लूज इंडस्ट्री है, यानी कि नाइदर ये वेट गेन करती है ना ये वेट लूज करती है ना। तो आपका चाहे मार्केट के नज़दीक रख दो या फिर रॉ मटेरियल के नज़दीक रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक फैक्टर ये, बाकी अदर फैक्टर्स है, मार्केट है, कनेक्टिविटी है, वो सब कुछ है, वो देख लेना आप। बाकी ये देख लो शिफ्ट ऑफ शुगर मिल्स इन सदर्न स्टेट, तो शुगर इंडस्ट्री आपको ध्यान रखना है, इस पर प्रिपेयर कर लेनी है। आखिरकार एक न्यूज में रहती है हमेशा कि वाई जो नॉर्थ इंडिया के शुगर मिल्स है वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बंद हो जा रहे हैं, और जो मिल्स है वो साउथ इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्यों है। तो इसके कुछ कारण आपको ध्यान से रखने हैं। ठीक है। और बाकी एक ईएल नीनो वाला ध्यान रखना है, क्योंकि ईएल नीनो वाला भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है कि भारत में क्या इसका रिलेशन है इंडियन मानसून के साथ। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है ईएल नीनो एंड इट्स इम्पैक्ट। और एक है आपका हीट आइलैंड, और एक जो पीवाईक्यू में पूछा गया था एयर मास, और एयर मास का क्या रोल है वेदर एंड क्लाइमेट में। तो ये मैंने ओवरऑल आपको टॉपिक का एनालिसिस दे दिया, हो सकता है 1 घंटे का वीडियो हो गया हो, बट इससे आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि किन किन टॉपिक पर फोकस करना है, क्या एंगल होना चाहिए टू फोकस। तो चीज़ें अच्छी लग रही है लाइक शेयर ज़रूर करें, एंड अपने रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। ठीक है।